आप ये बताएं सर कि आपने हाल ही में जो रिसर्च की है कारगिल में स्टोमक कैंसर, वही मैं आपको समझा रहा था ज़हीर साहब। स्टोमक कैंसर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले, स्टोमक कैंसर पे आने से पहले जी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कारगिल में डिजीज़ मोस्ट कॉमन कौन से हैं। जी ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको पहले कहा, अगर कोई एज रिलेटेड डिजीज़ ना हो, जैसे कि मतलब डिस्क प्रॉब्लम या हमारे मतलब डेमेंशिया या मतलब एज रिलेटेड आर्थराइटिस ये सब ना हो, तो मोस्ट कॉमन अगर हमने यहाँ पे जो देखा है वो है रेस्पिरेटरी डिजीज़। वो तो ऑब्वियस है क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं, सर्दी बहुत आता है, डस्ट ज़्यादा है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ और एज रिलेटेड को छोड़ें तो हमने देखा है यहाँ पे मोस्ट कॉमन डिजीज़ है स्ट्रेस, न्यूरोसिस, साइकोसिस, अच्छा एंग्जाइटी, फोबिया, जो मेंटल डिसऑर्डर्स। परेशानी, हाँ वसवसा। हाँ, ये सब, हाँ जी। ये सब बहुत ज़्यादा है। वो रूट काज है, वो रूट काज है ऑल द डिजीज़ along with obesity, along with food habits। ठीक, मतलब सारी डिजीज हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं जी। फिर परेशानी। इसके बाद जी, फिर इसके बाद इन डिजीज़ को छोड़ के नेक्स्ट जो डिजीज़, ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो हमारे फूड हैबिट से होते हैं मोस्ट कॉमन, वो है गैस्ट्राइटिस, वो है गालस्टोन डिजीज़ और वो है कैंसर। अब इन तीनों का भी फिर फूड से रिलेटेड है, और हमारे ख़ुद लद्दाख के इसी कल्चरल फूड हैबिट्स की वजह से, पैटर्न की वजह से, मैंने अपने 10 साल की जो इस यहाँ पे जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैंने गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ स्टोमक की देखे, बहुत कॉमन है यहाँ पे ज़हीर साहब। गालस्टोन्स डिजीज़ हमने यहाँ पे बहुत देखे हैं। हमारे खुद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने 4000 से ज़्यादा गालस्टोन डिजीज़ की सर्जरी की है, प्लस इससे पहले कुछ श्रीनगर भी जाते हैं। अभी इस कोरोना में जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे सर्जरीज बंद थे तब भी श्रीनगर जाते थे। तो आज तक हमने 4000 से ज़्यादा तो खुद गालस्टोन्स की ही सर्जरी की है, प्लस मास लेवल पे हर गांव में हर एक को जब भी अल्ट्रासाउंड करेंगे तो स्टोन्स ही निकलेगा बिकॉज ऑफ दिस ओबेसिटी, फैटी मील्स। नहीं, मतलब जो साइज से जाते कि अपने जो जिस्मानी तरीके से तो पतले होते हैं जी, जो शक्ल जो है उनको कमजोर होती जी है, बिल्कुल, उनको भी वो होती है, बिल्कुल कैसे? बिल्कुल। वो इसलिए आप सिर्फ ओवरऑल फिजिक को देखते हैं। आजकल ट्रेंड वही मैं बता रहा हूँ, सबके पेट ऐसे निकला होता है कोट के अंदर, उसके अंदर ये सब ऐसे, ठीक है, ये सब ये पेट जिसको हम कहते हैं ना, और ये डेंजरस है। बेली फैट, टमी फैट, जो ये गिर्थ होता है ना जो हमारे कमर का, जी। वो वाला फैट डेंजरस है। आपके कंसेप्ट में ये होना चाहिए कि फैट का मतलब ये नहीं कि एक होता है कि जो कंजेनेटली फैमिलियल फैट होते हैं, जो पहले से ऐसे मोटे होके चलते हैं, जो ओवरऑल फिजिक फैट होते हैं, वो वाला ओबेसिटी नहीं। यहाँ पे जो तो फूड हैबिट, जो बाद में पेट निकलते हैं, जो तोन निकलते हैं, जो कमर निकलते हैं, बाकी ठीक, टांगे आपको वही के वही रहेंगी, ये वाला जो निकलते हैं वो फूड हैबिट्स की वजह से है। और उसी वजह से स्पाइसी फूड ज़्यादा होने की वजह से गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है। और गैस्ट्राइटिस जिसमें हो उसमें फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर। और जब गैस्ट्रिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर में 2-4 चांस होते हैं कैंसर होने का। ठीक, ऊपर अल्सर का यानी गैस्ट्रिक कैंसर का एक स्टेज, अल्सर के खत्म होने के बाद कैंसर हो जाता है, 2-4 उसमें चांसेस होते हैं। तो ये हुआ गैस्ट्राइटिस, हम प्री कैंसरस तो नहीं बोल सकते, वो उसके लिए एक बेड बनाते हैं। ओके, कैंसर के लिए। हाँ, और हर एक में नहीं होगा, मतलब कुछ में वो बेड बना देते हैं, क्योंकि वो इसके बाद गैस्ट्राइटिस फिर गैस्ट्रिक अल्सर में जाता है। मतलब एक साइंटिफिक टर्म में जाएं तो मेटाप्लेजिया, फिर डिस्प्लेजिया हो जाता है, फिर इसके बाद वो कैंसरस सेल बनना शुरू हो जाता है। तो हमने कहा सबसे कॉमन क्या हुआ, गैस्ट्राइटिस। अब वो भी तो एक स्टोमक कैंसर मतलब डिजीज़ है, बहुत प्रेवलेंट है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ स्पाइसी फूड, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जो हम कहते हैं फैटी मील, दावत जितने भी, और उसमें जितने भी केमिकल्स डालते हैं, सो प्लस उससे क्या होगा, हमारा इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में चेंज आ जाता है। हमने ये चीज़ देखा अपने स्टडी में, लद्दाख के लोगों में जो इंटेस्टाइन का ट्रांजिट टाइम है ना स्टूल आने का, वो डिलेड है। वो अतापोज में बहुत ज़्यादा होते थे, ड्यू टू दिस कम होते थे अतापोज में, क्योंकि वो हाई फाइबर डाइट लेते थे। हमारे यहाँ इस वक्त कम है क्योंकि हम हाई फाइबर डाइट नहीं लेते।
एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन होता है। अब उसमें हमने क्या किया, हर आए दिन दावत खाते रहे, 2 मीट के बदले में 6 खाए, 10 खाए, स्पाइसी खाए, फैटी मील खाए, बाशा खाए। बाशे में फैटी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन डिस्टर्बेंस आता है। उसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है ना बाइल का, जैसा कि फैटी एसिड, जैसा कि फॉस्फोलिपिड, बाइल साल्ट, उसमें उस मेटाबॉलिज्म में जो एक बैलेंस होता था उसमें डिस्टर्बेंस आता है, जिससे स्टून बनता है, गाल स्टून्स। अब वो भी कॉमन है, अब वो भी लद्दाख में बहुत कॉमन है। हर दूसरा बंदा ने गाल हाँ। पे निकाला हुआ है। हाँ, और इसी गाल स्टून्स को जब कुछ लोग नहीं निकालते, हमारे पास नहीं आते हैं, तो जब वो क्रॉनिक बन जाते हैं तो वो भी कैंसर काज कराता है। ठीक, तो अब हम आ गए फूड हैबिट्स की वजह से मोस्ट कॉमन उस पे वो आ गया, पहले गैस्ट्राइटिस, फिर आ गया गॉल स्टोन डिजीज, फिर आ गया कैंसर पे। जी, अब स्टोमक कैंसर पे हम आपको थोड़ा डिटेल में और बताना चाहेंगे। ड्यू टू हमारे अब कुछ हाइजीन्स की कमी की वजह से, आल्दो हमारे यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होता है हमारे स्टोमक में, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक, उसमें वायरुलेंस आ जाते हैं कुछ जीन्स में चेंज आने की वजह से। केक ए जीन्स बोलते हैं, उसमें कुछ वायरुलेंस आ जाते हैं कुछ में, तो उस वजह से भी कैंसर काज होता है। ठीक, अब ये केक एक जीन्स का एसोसिएशन कैंसर के साथ, स्टोमक कैंसर के साथ दिखाया गया है। ठीक, तो ये जो मैं आपको बता दूं, कैंसर प्रेवलेंट है जापान में, साउथ कोरिया में, चाइना में, जो मंगोलियन बेड्स थे ना उसमें ज़्यादा पाया गया है स्पाइसी फूड की वजह से। इस जापान, चाइना, साउथ कोरिया ने अपना फूड हैबिट चेंज करके 50% स्टोमक कैंसर को रिड्यूस किया है। इसीलिए हम ये अवेयरनेस देना चाहते हैं। फूड हैबिट चेंज मतलब कैसे करना, हम बताएंगे, पहले इसी स्टोमक कैंसर पे हम बात करते रहेंगे। एच पाइलोरी की, आल्दो उन इलाकों से हमारे यहाँ पे एच पाइलोरी के जो वायरुलेंस है वो बड़ा कम है। इंडिया में भी प्रेवलेंट है एच पाइलोरी। हर एच पाइलोरी के पे जो पेशेंट होगा वो से स्टोमक काज नहीं करेगा, उसमें अगर वायरुलेंस आ गया, उसमें चेंजेस आ गया तो वो करता है। तो इसको हम मतलब इंडोस्कोपी करके साथ में उसका टेस्ट लेके उस बैक्टीरिया का अगर है तो उसको दवाई दे के, एंटीबायोटिक्स दे के इरेडिकेट कर सकता है। एक वो हो गया। ऊपर से हमने ये देखा गैस्ट्राइटिस की वजह से गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, जो हमें ओप आता है, गैस निकलते हैं, खट्टे डकार जो हम भी कहते हैं, मतलब गैस और पेट फूलना, हाँ, वो सब वो हमने देखा है यहाँ पे बहुत कॉमन है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। खासकर जो स्टोमक में 2 पार्ट हैं, एक कार्डिक और नॉन कार्डिक पार्ट जिसको हम कहते हैं। जो कार्डिक पार्ट का जो कैंसर होता है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ एसोफेगस और स्टोमक और उसकी जंक्शन पे ज़्यादा होता है। वो हमने देखा है ज़्यादा ओबीस पेशेंट में और हाई इनकम ग्रुप में देखा है ज़्यादा। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट कैंसर के नॉन कार्डिक एरिया में, करगिल में ज़्यादा है, एंट्रम में, पाइलोरस में वो ज़्यादा हमने देखे हैं, ड्यू टू एच पाइलोरी की इन्फेक्शन, ड्यू टू पुअर हाइजीन, ड्यू टू स्पाइसी फूड, ड्यू टू एक्सेसिव फैटी मील्स, उन सब की वजह से। तो एक सवाल है सर कि यहाँ पर जो क्लोन रेक्टम कैंसर है गाल ब्लैडर में, तो उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसके बारे में कुछ बता दें। जी, ज़हीर साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। स्टोमक कैंसर के बाद दूसरे नंबर पे लंग कैंसर, और इसके बाद लीवर कैंसर, और इसके बाद हमारा एसोफेगस और कोलन और रेक्टम कैंसर बहुत ज़्यादा है। अब उसकी भी वजह हमारे ही फूड हैबिट्स है। पहले हम, जो मैंने आपको कहा, हमारे आतापो क्या खाते थे, पूली खाते थे, बगवीट जिसको कहते हैं, सिया गुंदुम, ओट्स खाते थे। ठीक, इनका कल्टीवेशन भी हमारे कुछ कुछ इलाकों में अभी भी होता है, ये बरसो नाले में, संको नाले में। ठीक, अच्छा, इसके बाद बहरली, ब्रो, नस, क्रो, ये सब, हाँ, तो उन चीज़ों की कमी की वजह से, खुला पापाक, इन थुप्पाओं की कमी की वजह से, हाई पॉलिश राइस खाने से, हाई पॉलिश फाइन आटा खाने से, ये देखा गया है, साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया है, कोलोरेक्टल कैंसर बहुत कॉमन है इन्हीं चीज़ों की वजह से, फूड हैबिट की वजह से। एक दूसरा जो केमिकल्स मैंने कहा, जो जैसा कि हम मतलब मार्केट्स में हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अब यहाँ का एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटी तो इतना है नहीं, जितने भी फ्रूट्स आते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स आते हैं, सब बाहर से आते हैं। वहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा, यहाँ है नहीं। इंडस्ट्रियल जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें होते हैं हेवी मेटल्स, आर्सेनिक्स होते हैं, लेड होते हैं, जो मरकरी होता है, वो कार्सिनोजेनिक है, फिर कैंसर काज करते हैं।
वो वहाँ के पानियों में मिल के, वहाँ के सॉइल में मिल के, वहाँ के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं। अब वो कहाँ आते हैं? करगिल में या मतलब दूसरी जगहों पे मार्केट में आते हैं। खुद हमारे यहाँ देसी वो जो खाद दे के तो इतना प्रोडक्शन है ही नहीं। तो वो सब चीज़ें एक केमिकल्स इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिले होते हैं। प्लस तो यहाँ पे कुछ यहाँ तो अभी फिर भी ट्रेंड नहीं है, जहाँ से आते हैं ज़्यादा मतलब अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मतलब ज़्यादा सेलिंग करने के लिए, उनको कलरिंग करने के लिए वो डाई में छोड़ देते हैं। कलरिंग जैसे कि सेब ज़्यादा लाल करने के लिए, गाजर ज़्यादा लाल करने के लिए, जो हरी पत्तियों को ज़्यादा ग्रीन करने के लिए केमिकल्स में जो एडल्ट्रेशन करते हैं, जैसे मतलब प्रिजर्वेशन के लिए या कलर करने के लिए, कलरिंग के लिए। इवन कुछ प्रिजर्वेटिव्स, इवन हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स में भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या हमारे जो जंक फूड्स होते हैं, या मोस्ट डेंजरस हमारे यहाँ पे हमने देखा है ज़हीर साहब, टिन फूड्स जो टिन में होते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज में टिन फूड्स, वो डेंजरस है। जो यहाँ के पिकल्स हम डालते हैं ना टिन में क्लोज करके, वो डेंजरस है। वो केमिकल्स क्रिएट करते हैं जो कैंसर काज करते हैं। जो टिन फूड है वो क्रिएट करते हैं। रबड़ का डब्बा या टिन का रबड़ के जिसमें हम बंद करके इतने केमिकल्स डाल के वो बंद करके रखते हैं। अचार जो हम लोकल कहते हैं, इतने मतलब एक महीना बंद करके रखते हैं। या बाहर से जब हम फूड लाते हैं, खासकर टिन में पैक होते हैं ना, वो उनमें प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स ताकि वो ख़राब ना हो, वो सब डेंजरस है। इवन हमारे जो दूध होते हैं उनमें भी प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं, वो डेंजरस है। एडल्ट्रेंट जो हमने कहा, फ्रूट वेजिटेबल्स या इवन दूसरे ईडेबल जो मसाले हैं उनमें भी एडल्ट्रेशन आजकल होता है। आल्दो हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स उनको चेक में रखते हैं, फिर भी होते हैं, फ़ायदे के लिए लोग कुछ भी करते हैं। प्लस एक और ट्रेंड आ गया आजकल लेटेस्ट 5-6 सालों से, मीट को 6 महीने से स्टोर करते हैं, कोल्ड स्टोरेज। हमारे साइंस कहता है 1 महीने से ज़्यादा उसमें स्टोरेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें भी केमिकल चेंजेस आते हैं। हमारे यहाँ 6 महीने में मतलब मीट को रखते हैं ताकि वो सर्दियों में डिस्ट्रीब्यूट करें। वो भी एक डेंजरस ट्रेंड साइंटिफिकली देखा गया है। बिल्कुल, मीट का जब हम स्टोरेज रखते हैं तो चंद महीनों के बाद तो उसका टेस्ट बदल जाता है। टेस्ट भी बदल जाता है, वो भी डेंजरस ट्रेंड हो गया। तो ये सारे मिलके, चाहे वो हेवी मेटल्स मिलके, चाहे वो डाइस मिलके, चाहे वो जंक फूड्स और इवन कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड्स उसमें जिनमें ज़्यादा होते हैं, उनमें भी प्रिजर्वेटिव्स, कुरकुरे, चिप्स, ये सारे, तो ये सारे ट्रेंड्स क्या करते हैं, एक फूड हैजार्ड, एक कैटास्ट्रोफ जिसको हम कहते हैं लद्दाख में, ये क्रिएट कर दें। इसीलिए हम पब्लिक को ये अवेयरनेस ये सब देना बहुत ज़रूरी समझते हैं। इन्हीं चीज़ों से कोलोरेक्टल कैंसर, इन्हीं चीज़ों से स्टोमक कैंसर और बाकी कैंसर्स बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं ज़हीर साहब, जो यहाँ का जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है लंग कैंसर, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि स्मोकिंग का भी हैबिट बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। ख़ासकर जो आजकल की यंग जनरेशन्स को, मैं ख़ासकर स्टूडेंट्स को, आपने जो ये ग्रुप क्रिएट किया डायलॉग लद्दाख, जिसमें आपने इंटेलेक्चुअल्स काफ़ी रखे हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपने इनिशिएटिव लिया कि लद्दाख में जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको उजागर करने का ये प्लेटफॉर्म वाकई में मैसेज देने के लिए कि जो हमारे आजकल हमने देखे हैं 7, 8, 9, 10 के बच्चे जो माँ बाप देख नहीं रहे हैं, ट्यूशन के टाइम स्मोकिंग कर रहे होते हैं हर गलियों में। स्मोकिंग अभी बचपन से शुरू हो रहा है, ड्रग्स लेना बचपन से शुरू हो रहा है। इन चीज़ों को रोके, ठीक है, इन चीज़ों को अभी से ही पेरेंट्स संभालें, नहीं तो ये एक और कैटास्ट्रोफ में बदलेंगी। एक ये हो गए। दूसरे हमने ट्रेंड्स देखे, ये स्मोकिंग की वजह से ये लंग कैंसर बहुत बढ़ रहा है। हमने जो अपना स्टडी किया उसमें 63% में जो स्मोकिंग का हैबिट था, लेकिन उसमें से 13% एक्स स्मोकर्स थे जो पिछले 2 साल या उससे ज़्यादा में उन्होंने छोड़ चुके थे। प्लस ऑल ऑफ द पेशेंट्स दे हैड गॉट एक्सपोज टू स्मोक। हमारे यहाँ एक और ट्रेंड है सोशो कल्चरल कि सर्दियों में ये 3-4 महीने तो खासकर हम पूरा रूम बंद कर देते हैं। चाहे किचन में हम ट्रेडिशनल चूल्हा जलाते हैं लकड़ी का, कोयले का, तो इतने धुआं निकलते हैं। आपने देखा होगा हमारे पुराने जो घर्स थे उनकी जो सेलिंग थे कितने काले होते हैं। ऊपर से विंडोज़ को सर्दियों की वजह से प्लास्टिक से बंद कर देते हैं, वेंटिलेशन है ही नहीं। वो डेंजरस ट्रेंड्स, उससे इतने लंग्स में धुआं जाते हैं। एक तो COPD, रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो मैंने हमारे इसी कल्चर की वजह से कहा, प्लस वो एक्सपोज करते हैं डेंजरस, उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं उन स्मोक्स में। तो वो लाइक टबाको, बोथ स्मोक्स क्रिएट हैजार्ड इन करगिल। हमारा चूल्हा
हमारा चूल्हा, हमारा बुखारी, ठीक। और आजकल एक और ट्रेंड है, जो सिलेंडर जो हम आप सिलेंडर का चूल्हा ऊपर से, इस बार हमने देखो ना जहाँ जहाँ पे वर्ल्ड में एक और ट्रेंड शुरू हो गया, जो सिलेंडर के चूल्हे रात भर छोड़ देते थे लेकिन पूरा रूम बंद कर देते थे प्लास्टिक से। तो रात को हमने देखा कश्मीर की कुछ एरियाज़ में, इवन खुद हमारे यहाँ पे कुछ गैस टॉक्सिकेशन से आए, वो पूरा एक्सपायर हो गए थे, पूरा फैमिली एक्सपायर हो गया था। यहाँ पे खुद यूपी के कुछ पूरा फैमिली एक्सपायर हो गया। एक अजीब सा ट्रेंड शुरू हो गया है यहाँ पे, और स्मोक्स की वजह से, गैस की वजह से, ठीक। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जब भी अव्वल तो 24 घंटे ये छोड़े नहीं, गैस का ये सिलेंडर वाला छोड़े तो वेंटिलेशन होना चाहिए। प्लस वो जो कोक होते हैं उसके लिए वो हमेशा 24 घंटे ना छोड़ें, और छोड़े तो वेंटिलेशन हमेशा रखें और बंद कर दें। और तीसरा ट्रेंड, जो स्मोक की वजह से, जो सर्कुलेशन ना होने की वजह से, जो फीमेल पॉपुलेशंस में हमने ये ट्रेंड देखा, कोई भी फीमेल करगिल में स्मोकर हमें नहीं मिला हमारी स्टडी में, लेकिन आजकल स्टूडेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं। एक तो वो ट्रेंड रोकना, ऊपर से जो फीमेल जो एक्सपोज होते थे, जो हाउस वाइफ उस चूल्हा पे रोज़ सुबह जो रोटी बनाते हैं, चथंग या दूसरे, उनकी वजह से जो बेचारे फीमेल्स में जो लंग्स में 4 फीमेल्स में हमने लंग कैंसर देखे, नॉट बिकॉज ऑफ सिगरेट बट बिकॉज ऑफ दैट घरेलू धुआं की वजह से, किचन की धुआं। हाँ, दैट मे बी वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स, ठीक। तो चूल्हा भी ना जलाएं, लेकिन वेंटिलेशन, वही हम आपको बता रहे हैं कि वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब ये नहीं कि हर एक चूल्हे मतलब धुएं में बैठा तो हर एक को हो गया कैंसर, नहीं। हमने कहा ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, इनमें से किसी को भी वो उस जेनेटिक म्यूटेशन करा सकता है, 10,000 में एक को करा ही देगा। अब कौन है, क्योंकि अब कैंसर किसको होगा ये तो साइंस में किसी को नहीं पता। हमने कहा आधे को स्पॉन्टेनियस होता है म्यूटेशन, आधे को एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। आधा का कम से कम अगर स्पॉन्टेनियस हो भी जाए किसी को, आधे को तो हम रोक सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को तो हम रोक सकते हैं। इसीलिए हम जोर दे रहे हैं इस कल्चरल, इस जियोपॉलिटिकल, इस एनवायरमेंटल, इस फूड हैबिट, इन सब पे हम इसीलिए जोर लगा रहे हैं क्योंकि ये हैज़ार्ड सारे यहीं इसी लद्दाख बेल्ट में ही पाया गया है। जी, तो एक और सवाल, तो वार्निंग साइंस क्या है सिम्टम्स ऑफ कैंसर के? जी, अच्छा, इससे पहले वार्निंग साइंस से पहले मैं आपको बता दूं, लीवर कैंसर के बारे में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा पब्लिक को बताना चाहता हूं। यहाँ पे मैंने अपने स्टडी में 3rd नंबर पे लीवर कैंसर देखा। पहले एक ट्रेंड होता था कि यहाँ पे एक एंडेमिक जोन है हेपेटाइटिस बी वायरस का। मैंने अपने लाइफ में यहाँ पे जब 10 साल के स्टडी में हेपेटाइटिस सी वायरस भी 13 पेशेंट्स में देखे, 13 पेशेंट्स में सी वायरस भी, वो भी कैंसर काज करते हैं लीवर का। पहले वो क्रोनिक लीवर डिजीज़, फिर सिरोसिस, बाकी जगहों पे, वर्ल्ड के बाकी जगहों पे, या इवन लद्दाख के कुछ हिस्सों में जहाँ अल्कोहल है तो वो उससे भी लीवर कैंसर सिरोसिस के बाद होता है। लेकिन ख़ुद तो करगिल बेल्ट में अल्कोहल ना होने की वजह से हेपेटाइटिस बी का जो इंसिडेंस और प्रेवलेंस है वो ज़्यादा था पहले से। तो हेपेटाइटिस सी जो है वो अल्कोहल की वजह से भी होता है? नहीं, हेपेटाइटिस सी वायरस से भी होता है, अल्कोहल की भी वजह से क्रोनिक लीवर डिजीज़ और सिरोसिस होते हैं। और इनमें से कुछ में जो मैंने जब कहा ना म्यूटेशन और जेनेटिक चेंज से कैंसर हो सकता है। तो लीवर कैंसर के काजेज़ अल्कोहल से भी हुआ, हेपेटाइटिस सी से भी हुआ, हेपेटाइटिस बी से भी हुआ, और कुछ केमिकल से भी, एफ्लाटॉक्सिन या बाकी चीज़ों से भी, रेडिएशन से, केमिकल से हुआ। लेकिन लद्दाख में, खासकर करगिल में, हेपेटाइटिस बी की वजह से हमने देखा सिरोसिस, क्रोनिक लीवर डिजीज़ से, इसके बाद जो लीवर कैंसर का, और उसमें प्री हेपेटिक कुछ लीजन्स भी होते हैं, एडिनोमा या हेमेंजियोमा, या उससे भी कुछ दूसरे चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी लद्दाख में, ख़ासकर करगिल में बहुत प्रेवलेंट है। हमने देखा जो करगिल में जो इंसिडेंस प्रेवलेंस है हेपेटाइटिस बी का वो 8.5% है, 8.3 to 8.5% है। जबकि हमारे नाइबरिंग लेह में उसका इंसिडेंस प्रेवलेंस 5.5% है। जबकि जम्मू में हमारा उसका प्रेवलेंस 2.5% है। जबकि कश्मीर में उसका जो प्रेवलेंस है वो 1.5% है। तो ये कहने का मतलब ये है ज़हीर साहब, पहले मतलब नॉलेज नहीं था हेपेटाइटिस, वो जितना फैलाना था उसने फैला चुका था। फिर इसके बाद आ गया इंडिया ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किया, उसमें हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो इंट्रोड्यूस किया 10 साल से।
ठीक है। तो 10 साल से इसके बाद जितने भी 10 साल के बच्चे हैं उन सबको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो लग गया होगा, ठीक। या जिसको माँ से बच्चे में इन्हीं 10 साल में आया उन सबको भी वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन अगर इसके बाद भी अगर चाइल्डहुड में है तो ट्रीटमेंट अब तक वो मिल चुका होता है। प्लस जो अब 10 साल के बाद जो थे उन सबको जो भी हॉस्पिटल आते थे, जो भी मतलब क्लिनिक्स पे आते थे, या जो भी डॉक्टर्स मास अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे और वैक्सीनेशन कर रहे थे, और हॉस्पिटल में और बाहर भी जो वैक्सीनेशन जो हम करा रहे हैं उसकी वजह से कुछ हद तक हेपेटाइटिस में सेपरेट में कमी आया है। लेकिन आपकी चैनल के माध्यम से हम फिर पब्लिक को ये कहना चाहेंगे, जिसने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ना लगाया हो वो वैक्सीन लगाएं, वो वैक्सीन लगाएं, मार्केट में अवेलेबल है। एक दूसरा, और जिसको हेपेटाइटिस हो वो हम चेक करते हैं डीएनए लेवल और इन्फेक्टिविटी है कि नहीं। अगर नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ता नहीं, सिर्फ फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है। अगर है तो उसके लिए ड्रग्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, तो ट्रीटमेंट भी होता है, उससे लाइफ प्रोलॉन्ग होता है, उससे फिर सिरोसिस की तरफ नहीं जाते हैं, क्रोनिक लिवर डिजीज़ की तरफ नहीं जाते हैं, और अल्टीमेटली कैंसर की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये वो मास अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और इवन आजकल मैंने तो यही कहा, हेपेटाइटिस सी भी अब मैंने कुछ 13 अब तक अपने लाइफ में तो 13 पेशेंट्स में देखे। तो साथ में हम आजकल ये ट्रेंड बना चुके हैं, हेपेटाइटिस बी के साथ हम सी का भी टेस्ट रूटीनली करना हमने शुरू कर दिया है। तो इन सब अवेयरनेस की वजह से, लोगों में पब्लिक अवेयरनेस प्लस वैक्सीनेशन की वजह से इंशाल्लाह होपफुली जिन में ऑलरेडी नहीं हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलरेडी जिन में हैं वो या फॉलोअप में रहें, ट्रीटमेंट लें, और साथ में फिर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो मुख्तसर ये है कि सर आने वाले फ्यूचर में चैलेंजेस क्या है लद्दाख में जी लोगों की सेहत को लेकर? जी आपने सही बताया। सबसे पहला चैलेंज जो हमने कहा, मास अवेयरनेस ना होने की वजह से कैंसर के पेशेंट जो लेट प्रेजेंट कर रहे थे वो डिसहार्डनिंग था। क्यों इवन इस बार हमने देखे इन 10 सालों में इवन 25 साल के यंग, 30 साल 40 साल के यंग पेशेंट्स में कैंसर हमने डिटेक्ट किए, और इनमें से कुछ में तो बिल्कुल लेट स्टेज में, मतलब इवन मेरा एक कुलीग था क्रोनिक लो बेगे करके, जब हमने एक्सरे किया तो वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में था। एक्सरे किया तो मतलब जो रीढ़ की हड्डी में ऑलरेडी पहुंच चुके थे, मतलब इस टाइप के, इतना डिसहार्डनिंग था। तो इतने जवान पेशेंट्स को हमने मतलब कैंसर से जूझते देखे, इसके बाद एक्सपायर होते देखे। तो ये डिसहार्डनिंग था। किस लिए? क्योंकि एक तो मैंने आपको कहा कि ख़ुद कैंसर ही कुछ ऐसा है कि वो 6 महीने तक या 9 महीने तक या 1 साल तक तो वो क्लिनिकली डिटेक्टेबल तक नहीं आते। अब आते हैं तो इसके बाद अर्ली डिटेक्शन या स्क्रीनिंग के लिए आते नहीं, या मतलब नॉलेज ना होने की वजह से, या उसको खुद सिम्टम्स ना आने की वजह से भी, एक वो ऊपर से जब नॉलेज ना हो, अवेयरनेस ना हो, इसके बाद वो प्रेजेंट भी लेट करते हैं। तो इसके बाद स्टेज 4 में तो इसका कोई ट्रीटमेंट, जब मेटास्टेसिस होता है, सिवाय पैलिएटिव ट्रीटमेंट देने के, एक फ्यूचर में एक गुड डेथ देने के, और तब तक उसका पैलिएटिव, उसका केयर करने के, इससे ज़्यादा कुछ 4th स्टेज में, लेट स्टेज में हो नहीं रहा था। तो पहला चैलेंज था अवेयरनेस का। वो हम हर जो WHO ने हर 4 फरवरी और इसके बाद पूरा 15 दिन तक अवेयरनेस हर मतलब इंस्टीट्यूट में, हर फील्ड में मेडिकल इंस्ट्रक्शन है कि कैंसर अवेयरनेस इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इस ड्रेड डिजीज़ के बारे में बताने के लिए, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए। वो मकसद, उसके लिए एक अवेयरनेस के लिए जो 4 फेब और इसके बाद जो 15 दिन तक जो उसका अवेयरनेस चलता है, उस सिलसिले में जो चल रहा है, जो हम सब कोशिश कर रहे हैं, आप में और पूरा, और बंदे का फ़र्ज़ है कि वो अपने फैमिली में बताएं, अपने सोसाइटी में बताएं, अपने मोहल्ले में बताएं। तो एक तो वो हो गया, एक पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये था करगिल में, आपको बीइंग सेकेंडरी सेंटर, अब टर्शरी सेंटर तो सिर्फ हम यहाँ मेहनत करके सर्दियों में, क्योंकि आप तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सेंटिनल, जो वाहिद हॉस्पिटल लेह में और करगिल में है, वो टर्शरी सेंटर ना होने की वजह से, अच्छा कैंसर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से फ़िलहाल, तो उस वजह से वो भी एक रहा। फिर कैंसर रजिस्ट्री हर हॉस्पिटल में ना होने की वजह से वो भी एक चैलेंजेस रहा। फिर ये सब प्रॉब्लम्स प्लस लोगों में सोशल कल्चरल जो फैक्टर्स हैं, ये इनको रोकने की जो ज़रूरत है, और ये सब चैलेंजेस हैं।